अब बेटा हमारा टॉपिक है इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं इनर्शियल मास की। इनर्शियल मास क्या है, पहले डेफिनेशन लिखते हैं फिर समझेंगे। द मास ऑफ ए बॉडी विच measure its inertia is called inertial mass। बॉडी का जो मास है, उस बॉडी के ऊपर कितना इनर्शिया लग रहा है, वो जब वो कैलकुलेट करे उसको इनर्शियल मास कहते हैं। तो वो कैसे कैलकुलेट करेगी, इनर्शियल मास कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है कि एक तो लेंगे रेशो जिसमें कितनी एक्सटर्नल फोर्स उस बॉडी के ऊपर लगी है, और उसके सामने लेंगे कि उस इनर्शियल फोर्स के कारण उस बॉडी में कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है। तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ओवर द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड, दिस इज अवर इनर्शियल मास। ठीक है, तो इनर्शियल मास को हम एम आई से डिनोट करेंगे, विच इज इक्वल्स टू एफ ऑन ए। जो इनर्शियल मास है बॉडी का, ये ये भी फाइंड आउट करता है कि कोई बॉडी प्रोडक्शन ऑफ एक्सेलरेशन को कितना का रेजिस्ट कर सकती है। अब जैसे कि मान लो आप बस में ट्रैवल कर रहे हो और आप खड़े होके जा रहे हो, ठीक है। यूजुअली जब हम बस में ट्रैवल करते हैं, जो पैसेंजर्स तो बैठे होते हैं उनका तो थोड़ा डिफरेंट होता है, जो खड़े होते हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम आती है। वाई, जैसे ही बस एकदम से रुकती है, एकदम से स्टॉप होगी, तब हम क्या करेंगे, आगे की तरफ झुकेंगे। जब वो एकदम से स्पीड बढ़ा देगी, इंक्रीज कर देगी स्पीड को, तो हम पीछे की तरफ हो जाएंगे। यही था, ये था इनर्शिया। बट कुछ लोग क्या है, अपने पैरों को और अपने हाथों को इस तरह से जकड़ के रखते हैं कि वो इजीली आगे की तरफ गिरते हैं। ज्यादातर केसेस में आगे की तरफ गिरने का होता है, ठीक है। और मेरे जैसे जो होते हैं वो लुढ़कते पुढ़कते जाते हैं, क्योंकि मुझे बस में खड़े होकर ट्रैवल करने का इतना एक्सपीरियंस नहीं है। बैठ के बड़ा अच्छे से चली जाती हूँ। जब भी खड़े होकर ट्रैवल करना पड़ता है, जब भी बहुत भीड़ होती है, तब यूजली मैं कभी इधर लुढ़कती हूँ, कभी इस सीट से लुढ़कती हूँ। एक मेरी हाइट कम है तो ऊपर वो डंडा जो लगा होता है उसको मैं पकड़ नहीं पाती, तो दोनों सीट्स को ऐसे पकड़ के खड़ी होती हूँ मैं, जिस कारण मैं अपने ऊपर इनर्शिया का इम्पैक्ट कम होने देती हूँ। ठीक है, तो ये है इनर्शियल मास। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये जो इनर्शियल मास है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय इट। कितने क्वांटिटी में मैटर है, तो आपको इसका मतलब ये हो गया कि मोटा बंदा जो होगा वो ज्यादा लुढ़केगा, पतला बंदा कम लुढ़केगा। ऐसा कुछ नहीं होता, ज्यादातर एबिलिटी होती है पर्सन की कि वो कितना अपने आप को होल्ड करके रखे बैठे है, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज, शेप एंड स्टेट ऑफ बॉडी। स्टेट ऑफ बॉडी का मतलब बीमार है तुम्हार है ऐसा कुछ नहीं है। लिक्विड फॉर्म में भी हमारे पास कई चीजें होती हैं, जैसे कि बसेस के अंदर जब हम टूर्स या ट्रिप्स के लिए जाते हैं, कैंपर्स होते हैं, वो पानी के कैंपर का ढक्कन खोल के देखो, या फिर जब हम चलती बस में पानी पीने की कोशिश करते हैं बॉटल में से, नहीं पिया जाता। चाय पीनी तो बड़ी मुश्किल है, बस को रोकना पड़ता है, बिकॉज लिक्विड्स के ऊपर इनर्शिया का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू सॉलिड। जैसे कि खाने की चीजें वो थोड़ा इजिली हम खा लेते हैं क्योंकि वो इजिली होल्ड कर लेती है, लिक्विड्स में थोड़ा सा फर्क पड़ता है, ज्यादा नहीं पड़ता पर थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। नो डाउट ये इंडिपेंडेंट होता है, पर थोड़ा सा अगर प्रैक्टिकली देखे तो इम्पैक्ट पड़ता है। सेकेंड, इट इज कंजर्व्ड इन बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस। ठीक, कोई भी केमिकल या फिजिकल प्रोसेस वहां पर हो रही है उसमें ये कंजर्व रहता है। एंड इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडीज। ये नहीं है कि बस अगर खाली और मैं खड़ी होकर जा रही हूँ तो मेरे ऊपर नशे का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और बहुत सारे लोग होंगे तो इन नशे का ही फर्क पड़ेगा। नहीं, सेम ही होगा हर केसेस में, डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ द व्हीकल। फिर है
different bodies are put, when different bodies are put together, जो इनिशियल मास है वो एडिट अप हो जाता है ऑब्वियसली। ये चीज का फर्क पड़ता है। मान लो मेरे साथ 4-5 लोग खड़े हैं बस में, ठीक है, तो वो सारा का सारा एड अप हो जाता है, क्योंकि सबके सब आगे की तरफ गिरेंगे। ये 4 लोग हैं, 5 लोग, सबके सब आगे की तरफ गिरेंगे। अगर वो क्लोजली रखे हुए हैं, क्लोजली हैं थोड़े से, तो जो लास्ट वाला होगा ना, उसका असर ब्रेक लगने पे फर्स्ट वाले को बहुत ज्यादा फील होगा। क्यों? एक तो इसका भाग, हाँ जी, इसमें क्या होता है, एक तो इस पर्सन का वेट हो गया, फिर इस पर्सन का, फिर इस पर्सन का इनर्शिया, फिर इसका, इसको सबसे ज्यादा क्या है, फील होता है। अब लास्ट पॉइंट जो है वो आपको हायर क्लासेस में बहुत काम आएगा, जो इनर्शियल मास है बॉडी का वो इंक्रीज हो जाता है विद इट स्पीड। हाँ, ये चीज होती है। तो उस केस में हम ये कहते हैं जो इनर्शियल मास है, जब बॉडी रेस्ट पे होगी, ठीक है, उस वक्त उसका मास होगा m0, और वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इट इज डिवाइडेड बाय 1/v² ये सिर्फ आपको भी फॉर्मूला याद रखना है। ये इनर्शियल मास के रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको हायर क्लासेस में काम आएगा। अब बात करते हैं ग्रेविटेशनल मास की। ग्रेविटेशनल मास, ग्रेविटेशनल मास के मास ऑफ अ बॉडी which determines which determines the gravitational क्या, पुश, पुश आएगा, पुल आएगा, पुल ड्यू टू मास अर्थ एक्टिंग अपॉन इट। धरती हमारे ऊपर कितना जोर लगा रही है कि तू आजा के जमीन में घट जा, वो मास जो डिटरमाइन कर रहा है कि इसके ऊपर कितना ज्यादा इम्पैक्ट लगाया जा रहा है, दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल मास। मान लो अर्थ का मास है, उसका रेडियस है आर, कैपिटल आर, ठीक है, तो अगर दो बॉडीज इक्वल हाइट्स पे हो फ्रॉम द ग्राउंड, वो इक्वल फोर्स ऑफ ग्रेविटी फील करेंगी, ठीक है। तो हमें पता है F इज टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। अब ये मेरे पास m है, मुझे अपना ग्रेविटेशनल मास फाइंड करना, तो मैं mg लिखूंगी, ठीक है। mg अगर मुझे निकालना है, दैट विल बी इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन जी एम। जितना ज्यादा ग्रेविटेशनल मास होगा बॉडी का, उतना ही ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल होगा। तो अगर दो बॉडीज इक्वल हाइट्स पे हो फ्रॉम द ग्राउंड, वो इक्वल फोर्स ऑफ ग्रेविटी ही फील करेंगी। अब दोनों की इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास की इक्विवेलेंस देखते हैं। देखिए, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है कि जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है बॉडी के ऊपर ऑफ मास, ग्रेविटेशनल मास mg, उनको जब हम ले आएंगे इस इक्वेशन में, वो इस तरह से हमारे पास आ जाएगी। ये सेकंड लॉ कहते हैं। अगर बॉडी के पास इनर्शियल मास भी है और वो बॉडी को क्या खुली छुट्टी दे दी कि फ्री फॉल करो, फिर न्यूटन के सेकंड लॉ के बारे में, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहेगा, इनर्शियल मास टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उस केस में एम आई इंटू जी हो जाएगा। अब मैंने कहा दिया कि दोनों इक्विवेलेंट है, बिकॉज दोनों की एफ एफ वैल्यू आ रही है, तो मैंने दोनों को कंपेयर कर दिया, अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम आई इंटू जी। अब क्या करेंगे, एम आई अपॉन एम जी कर लेंगे, ठीक है, रेशियो में ले आएंगे, विच विल बी इक्वल टू जी एम अपॉन जी आर स्क्वायर। अब देखियो, जी भी कांस्टेंट, एम भी कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट, जी भी कांस्टेंट, दिस होल टर्म इज कांस्टेंट। कांस्टेंट को ना हम के का नाम दे देते हैं, we can say mi upon mg equals to g, and mi equals to g, सॉरी g नहीं कहना था, सॉरी k आना था हमारे पास, equals to k, mi upon mg, हमारे पास k आ गया, तो mi मेरे पास आ जाएगा k mg, ठीक है। we can say these two are directly proportional to each other।
और अगर मेरे पास k1 हो जाए तो mi और mg दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब दोनों में कंपैरिजन करते हैं। सिमिलैरिटीज क्या है? सबसे पहले इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास में सिमिलैरिटीज देखते हैं। सिमिलैरिटीज ये है कि दोनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं? क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर इन ए बॉडी। दूसरी बात क्या बताते हैं? दोनों ही मैग्नीट्यूड में सेम है, दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है, और मेजरमेंट की यूनिट्स भी सेम ही है। फिर है ये दोनों ही किसी भी बॉडी के साइज, शेप में रेसिज्म नहीं करते, ठीक है, इनके अंदर रेसिज्म नाम की कुछ चीज नहीं है, सबके लिए बराबर है। दीज आर नॉट अफेक्टेड बाय अदर बॉडीज, बोथ ऑफ देम। अगर ऐसा होता फिर तो हमारे धरती पे ग्रेविटेशन का तो फिर सत्यानाश होता, ठीक है। इज नॉट अफेक्टेड बाय अदर बॉडीज, जितने मर्जी लोग आ जाए इनको नहीं फर्क पड़ता, जितनी मर्जी पॉपुलेशन बढ़ती रहे। फिर है बोथ आर, इनको डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता, सो बोथ आर स्केलर क्वांटिटीज। लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंसेस। डिफरेंसेस में हमारे पास क्या आ जाता है? जो इनर्शियल मास है ये मेजर, इसका जो मेजर है ऑफ डिफिकल्टी ऑफ एक्सेलरेटिंग द बॉडी, ठीक है। जो ग्रेविटेशनल मास है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बॉडी एंड अर्थ बोल रहा है, ये एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। इनर्शियल मास, ग्रेविटेशनल मास, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हो गए, मतलब दोनों का डिफरेंट है, ठीक है, बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, ये इकट्ठा नहीं दिखना, ये अलग लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट, तो इनर्शियल मास है, इसको सेकंड लॉ ऑफ मोशन से पता चला है हमें, न्यूटन के। जो ये है ये ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ मोशन से पता चला है हमें, ग्रेविटेशनल लॉ, मोशन ही है ना, ग्रेविटेशनल लॉ से पता लगे। फिर इनर्शियल मास जो है इसको सिर्फ डायनामिक कंडीशंस में कर सकते हैं, मतलब कि जब वो बॉडी फ्री फॉल कर रही है तभी उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर जब वो बॉडी मोशन में है। बॉडी अगर स्टेशनरी स्टेट में उसके ऊपर इनर्शिया का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, वो चीज नहीं देखनी, ठीक है, अनलेस वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट या इनर्शिया ऑफ बॉडी, इनर्शिया ऑफ मोशन का अलग होता है। जैसे जैसे एक बार हमने एग्जांपल की थी कि लीव्स पड़े एक जाल के ऊपर, एक पर्सन आके ऊपर छलांग मारता है, तो लीव्स ऊपर ही रह जाती है, जाल नीचे की तरफ हो जाते हैं पर्सन के साथ, लेकिन थोड़ी देर बाद लीव्स भी नीचे आने शुरू हो जाती है, उनको थोड़ा सा आने में टाइम लगता है, थोड़ा सा ये चीज आ जाती है, मतलब मोशन उसका बॉडी का या कंडीशन का होना जरूरी है। इस केस में ऐसा कुछ नहीं है, कॉमन बैलेंस लो, रेस्ट पे और बॉडी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सेम ही होता है, ओके। तो एक छोटा सा टॉपिक देखते हैं, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस। नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारे पास, प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस। प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस हमें क्या बताता है? आइंस्टाइन था, जब उसने ग्रेविटेशन की थ्योरी देखी, उसने कहा कि ग्रेविटेशन और एक्सेलरेशन दे आर इक्विवेलेंट, ये एक जैसे है, और फिर उसके ऊपर थ्योरी दे दी और उसका नाम दे दिया उसने प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस। आइंस्टाइन ने इस प्रिंसिपल को यूज किया बहुत ही बेसिक आइडियाज में, जैसे कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सुना होगा नाम आपने, ठीक है, जिससे हमें पता चला कि स्पेस जो है वो एलिप्टिकल एक्चुअल में वो कर्वेचर की फॉर्म में है, ये चीज हमें आइंस्टाइन ने बताई, ठीक है। और उसने ये भी बताया कि इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास दोनों ही इक्विवेलेंट है, ठीक। तो उन्होंने क्या किया, उस आइंस्टाइन जी ने बताया कि हमने इमेजिन करना है कि मेरे पास ना एक डब्बा है, उस डब्बे में मैंने क्या किया, उसने इसको नाम दिया आइंस्टाइन बॉक्स। उस डब्बे में क्या हुआ, वो डब्बा रेस्ट पे है, अर्थ के सरफेस पे है, ठीक है, और उसके ऊपर सिर्फ अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, ठीक है, अर्थ के सरफेस पे पड़ा है और उसके अंदर एक आदमी है, क्लियर।
सिर्फ उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। मान लो ये जो डब्बा है, इसके अंदर मैंने जेट्स लगा दी और ये ऊपर की तरफ उड़ रहा है। अब ये बॉक्स उड़ रहा है स्पेस की तरफ, g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस तरह से, इस स्पीड से, सॉरी स्पीड बताइए, तो इस स्पीड से ही ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, जिससे कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। पर ये चीज पॉसिबल नहीं है बाय डूइंग द एक्सपेरिमेंट विद इन अ बॉक्स, ठीक है। तो मान लो कोई भी एक प्लेटफॉर्म स्केल है जिसके ऊपर वो पर्सन खड़ा है, प्लेटफॉर्म स्केल के ऊपर ये पर्सन खड़ा हो गया, ठीक है, ये स्केल लगा हुआ है। जब वो रेस्ट पे था उस वक्त स्केल की रीडिंग, और जब वो मोशन में आई उस वक्त स्केल की रीडिंग क्या आई, वो देखेंगे। और उससे क्या पता चलेगा कि वेट में कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा। बट ऐसा होता है जब वो ऊपर भी जा रहा है ना, तब भी उसका वेट, और जब वो रेस्ट पे है तभी उसका वेट, दोनों कंडीशंस में सेम रहता है। हम अभी तक क्या करे थे, वेट चेंज हो जाता है, ऊपर की तरफ जा रहा है, नहीं, हमने क्लास 11 में ये टॉपिक पढ़ा, बट आइंस्टाइन ने इस चीज को झुठला दिया था, ठीक है। अब अगर कोई भी पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट उसके सामने क्या है, गिर गया है, तो उस ऑब्जेक्ट की भी उतनी ही एक्सेलरेशन होगी जितने की है, जितने की उसकी खुद की अर्थ के ऊपर मूव करने की है। मतलब कि जी और ए दोनों ही सेम होगी। तो उस तरह से उसने उसको नेचुरल मास और ग्रेविटेशनल मास को जो है, ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों इक्विवेलेंट है, इस चीज को प्रूव कर दिया था। क्लियर?